हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ICAR ERS नेट की। हम बायोइन्फॉर्मेटिक ICAR मतलब डिफरेंस टाइप का वो एग्ज़ाम लेती है जिसमें एक ARS भी आता है। तो ICAR देखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये उसका ऑफिशियल साइट हुआ और यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन हमेशा आते रहता है। ये साल में एक बार साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है। ये लगभग 56 टाइप के कोर्स के लिए मतलब PhD के लिए इनरोल करता है, जिसमें मतलब बताते हैं कौन कौन से कोर्स इसमें अवेलेबल है। आज हम बात करते हैं यहाँ पे सारे कोर्स के बारे में बताया गया है। कौन सा कोर्स है, 1 से लेकर 10 में कितने हैं, ऐसे करके मतलब कि यहाँ बताया गया 1 से 10 के बीच में मतलब 10 ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें वो आप PhD कर सकते हैं। इसका टॉपिक है, ये एग्ज़ाम जो लेता है उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बायोमोलिकुलर एंड मेटाबोलॉजी से पूछता है, ऐसे मतलब करके 56 मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं ICAR नेट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। हाँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो कोर्स है वो मतलब कि ये इसका बेस जो होता है, एक मिनट, ICAR इसका एग्ज़ाम होता है तो कंडक्ट कराती है। अब इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बायोइन्फो का क्या रोल है, या अब बायोइन्फो के बारे में बताते हैं। अब ये मतलब कंडक्ट कराती है टोटल मतलब कि जो भी है इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ERS में जो अब बात करते हैं हम कि ERS में कैसे एग्ज़ाम कैसे वो लेता है। तो टोटल 150 टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें 150 क्वेश्चन भी होते हैं। पर एवरी क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग 3/1 होता है इसमें। अब देन हम बायोइन्फो में देखते हैं क्या क्या सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है इसमें मतलब इसके क्वालिफाई करने के लिए। तो कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ये एक मेजर फर्स्ट यूनिट है जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए अच्छा मतलब कि है कि इस पर स्टडी करें। जो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें, जो हर बायोइन्फॉर्मेटिशियन
इसको अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, अब कंप्यूटर में फंडामेंटल में क्या क्या आता है, जैसे कि माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, एंड डट्स ऑन पेंट क्या है, ये सब आता है। कंप्यूटिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, कब कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन कब आया, सबसे पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, देन सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं फंडामेंटल में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है कोई भी कंप्यूटर को, मतलब कि उसका एक हार्ट बोलते हैं ना, बोलने का मतलब कि एक हार्ट, मतलब जो हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है जो पंप करता है तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उसको ज़िंदा रखे, मतलब उसके वर्क को, प्रोसेस को समझे, या मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज जैसे हम कुछ भी लिखे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाए कि भाई ये बंदा ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब तुमको ऐसे आउटपुट देना है, वो कंप्यूटर को समझाएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। आजकल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गए हैं, जैसे विंडोज़ हुआ, लिनक्स हुआ, उबंटू हुआ, मैक्स हुआ, काली हुआ, एंड डिफरेंस टाइप्स के सिस्टम है। ज़्यादातर लोग तो विंडोज़ यूज करता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, दैट्स ऑन XP, विंडोज़ XP का ऐसा, मतलब कि पुराना वर्जन। अभी लेटेस्ट में विंडोज़ प्रो आया, विंडोज़ होम आया, विंडोज़ होम 10 आया, मतलब डिफरेंस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आए, उनका अपना अपना फीचर्स था, उनके अपने अपने जैसे जैसे कंप्यूटर मॉडिफाई होता गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद को मॉडिफाई करके उस हिसाब से अपने आप को बनाता गया। ये सारी चीज़ें हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करना है हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ। अब उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम में बता रहा है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है ज़्यादा। तो विंडोज़, यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ और लिनक्स में क्या अंतर है? दोनों में मतलब यह है कि विंडोज़ पेड वर्जन है और लिनक्स ओपन सोर्स है, मतलब इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ में थोड़ी सी ये मतलब वायरस आने की संभावना, वायरस मतलब कि कंप्यूटर को हार्म करता है विंडोज़ का, लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स प्रोटेक्ट कर लेता है अपना, वो हार्म नहीं करता, उसमें वायरस नहीं आ सकता। थर्ड क्या है, विंडोज़ मतलब इजी टू यूजर्स, एवरी यूजर, मतलब कोई भी आदमी विंडोज़ चला सकता है। लेकिन लिनक्स या यूनिक्स क्या एक प्रोग्रामर के लिए है, जो एक स्पेसिफिक टाइप के लिए बनाया गया है। लिनक्स को एक प्रोग्राम को कोड करने के लिए, किसी टाइप के स्पेसिफिक काम करने के लिए, जैसे साइंटिफिक रिसर्च करना हो तो हम लोग लिनक्स पे काम करेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो मतलब इंटरेक्ट कराता है, रिसर्च को ईजी करता है। विंडोज़ भी देता है ये सब चीज़ें, लेकिन विंडोज़ कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं, जैसे हम लोग डॉकिंग मॉडलिंग करते हैं, इंटरेक्ट तो प्रोग्राम है, तो जैसे लिनक्स उबंटू जो हुआ वो सी, पर्ल, आर, पाइथन, नहीं, हाँ, ये सारे प्रोग्राम इनबिल्ट करके दे देते हैं। उसमें हमको बाहर से इंस्टॉल नहीं करना होता, लेकिन विंडोज़ में हमको इंस्टॉल करना होता है। इसीलिए लिनक्स एक प्रॉपर वे में एक मतलब प्रोग्रामर के लिए ही बनाया गया है, देखा जाए तो यही डिफरेंस है। विंडोज़ में क्या क्या फीचर्स है, विंडोज़ है क्या, कौन सा वर्जन कब आया, उसमें क्या क्या है, विंडोज़ 8 क्या है, उसमें क्या है, विंडोज़ 7 में क्या था, होम क्या था, विंडोज़ 10 क्या है। फीचर्स बढ़ते गए, उनका नाम चेंज होता गया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। देन बैच प्रोसेसिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। बैच प्रोसेसिंग ये आपको समझना होगा बहुत अच्छा तरह से। ये क्या होता है बैच प्रोसेसिंग, हम आपको बताते हैं। ऐसे हम बता रहे हैं कि बैच प्रोसेसिंग होता है कि हमारे लैपटॉप, हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
जो मतलब कोई भी वर्क करते हैं उसी के थ्रू करते हैं, उसको वो कैश मेमोरी के रूप में एवरी सेकेंड कितना मेमोरी पास करेगा, मतलब कि वर्क कराएगा मेरे कंप्यूटर से, वो आता है। तो कभी कभी बैच प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि एक विंडोज पे मतलब एक विंडो पे हम डिफरेंस मतलब 2 3 4 मतलब चीज़ें एक साथ करते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वीडियो लगा दिए, या फिर सॉन्ग गाना सुन रहे हैं, फिर उसमें टाइप भी कर रहे हैं, फिर उधर कोई प्रोग्राम भी रन कर रहा है। ऐसे करके डिफरेंस मतलब कि टाइप के प्रोग्राम्स को एक साथ हम लर्न करा रहे हैं, मतलब कि कर रहे हैं। तो उसमें कैश मेमोरी अगर उतना पास नहीं कराए मतलब कि तो क्रैश कर जाता है कभी कभी हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ें बैच प्रोसेसिंग में आता है कि हम कितने चीज़ों को एक साथ विंडो पे हम रन करा सकते हैं, काम कर सकते हैं। सॉन्ग भी सुन सकते हैं, किसी का रैम 2 GB है तो वो सॉन्ग और एक प्रोग्राम और एक टाइप भी करे तो उसका सिस्टम हैंग करने लगता है। किसी का रैम 8 GB है तो वो मतलब ईजी वे में वो तीनों चारों चीज़ें आराम से एक ही विंडो पे कर लेता है। तो ये कराने के लिए एक मेमोरी कैश मेमोरी होती है जो उस चीज़ को आगे प्रोसेस देता है कि भाई हम 1 सेकेंड में ये 10 MB 3 MB 4 MB तक हम भेज सकते हैं अपने मशीन, उस चीज़ को आउटपुट के रूप में मेरे को देगा। तो ये बैच प्रोसेसिंग में आता है कि बैच मतलब कि ग्रुप में प्रोसेस करना, मतलब नाम से ही बता रहा है कि एक ग्रुप में कितने मतलब कि वर्क हो सकता है, मतलब कि एक विंडो पे। तो ये सारी चीज़ आती है। इसी चीज़ को ये मल्टीपल प्रोग्राम बैच सिस्टम, ये भी वही चीज़ है कि आप एक साथ कितने प्रोग्राम को आप लोग रन करा सकते हैं उसमें। बैच प्रोसेसिंग के बाद में यह आता है। वो सिस्टम क्या है, तो कैश मेमोरी वो सिस्टम है, रैम है, रोम है, फिर आपका एक्सटर्नल मेमोरी है कि वो मेमोरी जो स्टोर कर रहे हैं वो उसमें जगह है कि नहीं, वो इसके मतलब आउटपुट के कैपेसिटी में है कि नहीं, होगा तो फिर हैंग करेगा। तो हमारा कैश मेमोरी डाटा को बना के रखेगा लेकिन स्टोर करने के लिए कहीं तो जगह होनी चाहिए। तो हमारा SD कार्ड नहीं रहेगा तो फिर स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम में आता है। हाँ, इसी के बाद आता है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये भी वही है कि कोई भी प्रोग्राम कितने टाइम तक रन कर सकता है एक साथ। तो बोले कि 1 सेकेंड में 3 MB 4 MB शेयर कर रहा है, मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा है कैश मेमोरी डाटा को, तो वो टाइम शेयरिंग हो रहा है सिस्टम। मतलब कि हम मेरा कैश मेमोरी हमारे सिस्टम के लिए कितने टाइम में के लिए मतलब कि मतलब 5 MB अगर उसका कैश मेमोरी है, मतलब कि 1 सेकेंड में 5 MB ट्रांसफ़र कर सकता है डाटा। मतलब कि आप ऐसे एक गाना बजा रहे हो, गाना 3 KB 4 KB 5 KB में हो, फिर एक प्रोग्राम लिखे जो 2 MB का हो, ऐसे करके ना मतलब 1 सेकेंड पे वो इतना रन कर रहा है। तो ऐसे वो कैलकुलेट करता है कि हम ये 1 सेकेंड में कितना शेयर कर सकते हैं। 2 सेकेंड में हाँ सेकेंड के हिसाब से वो डिफाइन करता है। जैसे मेरे लैपटॉप का 3 MB पर सेकेंड कैश मेमोरी है, वो इसको मतलब कि 3 सेकेंड में इतना भेज सकता है। इससे जब ज़्यादा हम भेजेंगे तो मेरा लैपटॉप हैंग करने लगेगा। सपोज दैट हम मल्टीपल वीडियोज एक साथ चलाने लगे तो मेरा सिस्टम हैंग करने लगेगा। पता नहीं, हम नहीं मालूम, मेरे को मैसेज नहीं किया। और मैम बोल रही कि नहीं आएंगे शायद, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो मैसेज नहीं किया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये भी वही, उसी का नाम वही है, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई अगर तुम पहले जो चला रहा है उसी को हम पहले रन कराएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साथ 10-12 क्लिक कर दिए प्रोग्राम पे, या 2-3 क्लिक कर दिए, जैसे कि हम एक्सेल भी खोल दिए, वर्ड भी खोल दिए, और तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक किए थे,
वो बताता है। जैसे कि हम वर्ड और एक्सेल दोनों एक खोल रहे हैं, दोनों का फाइल है, तो वर्ड पे क्लिक किए, फिर विंडो एक्सेल पे क्लिक किए, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा सिस्टम की वर्ड के, पहले वर्ड हम पे वो क्लिक किया था, वर्ड के फाइल को खोलो, तो टाइम शेयर सबसे पहले जो आएगा वही सबसे पहले जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें। ऐसा करके डिफरेंस है जो रियल टाइम सिस्टम्स है, डेडलॉक है, और CPU शेड्यूल आपको वहाँ पे दिखा देगा। और कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए आप कंप्यूटर में वायरस आ रहा है तो उस चीज़ को कैसे बचा जाए, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी होती है। जैसे कि डिफरेंस करें कि जैसे कि आप पासवर्ड लगाए, वो एक सिक्योरिटी है। आप कि अपने सिस्टम में वायरस को आने के लिए एक मतलब क्विकर का एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो एक कंप्यूटर सिक्योरिटी है। ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक, ये ग्राफिक कार्ड एक होता है कंप्यूटर के अंदर, या हमारा ग्राफ, जैसे मेरा विंडोज दिख रहा है, एक ग्राफ एक कौन दिखाता है, एक कंप्यूटर ग्राफ के थ्रू ही दिखता है। तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर जो डिस्प्ले है वो ग्राफिक कार्ड से ही होता है। और हमारे लैपटॉप का या कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड वीक हो तो हम मल्टीपल विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब देख नहीं पाएंगे। इसी चीज़ को विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हम इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। विजुअलाइजेशन 3 डायमेंशन भी देख सकते हैं। रास्टर एल्गोरिथम है, ये भी इसी के लिए विजुअलाइजेशन के लिए ही सबसे पहला एल्गोरिथम था। इसमें XYZ एक्सिस के बारे में बताया गया था, जैसे इसके बारे में हम आपको गूगल सर्च करके बताते हैं। देखिए हम इमेज के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू r, g की वैल्यू जो बोल रहा है r इंटू 2 r की वैल्यू नहीं दिया है, -3, सॉरी r की वैल्यू इक्वल टू y की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू होगी 2r - 3g की वैल्यू हो जाएगी। अब ये तीनों को मल्टीपल कर दिया तो -6, ऐसे मतलब डिफरेंस तरह से वो लोग मतलब लिख, जैसे यहाँ पे कि इसको एल्गोरिथम इज लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम that determine the point of an n-dimensional raster that should be selected in order to form a close approximation to a straight line between 2 points। ये क्या करता है, एक पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ये A है, ये B है। अब A से B के बीच में जो ड्रॉ किया लाइन यहाँ और यहाँ, यही वो डिसाइड करता है रजिस्टर मेथड। ये हमारा विजुअलाइजेशन कहाँ, जैसे मेरे डिस्प्ले XYZ एंगल, x की लेंथ और हाइट, XYZ, x अगर लंबाई को हाइट को रखे, y चौड़ाई को और z ऊंचाई को, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम कहाँ तक अपने मतलब कि एरिया को दिखाना चाहते हैं, हम मतलब डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कहाँ तक वो कोई प्रोग्राम लिखे तो वो प्रोग्राम कहाँ तक जाएगा, फिर बाद में रिटर्न कहाँ से कहाँ होगा। तो ये सपोज दैट ये एरिया है, ये एरिया यहाँ इसका एंड है, तो इसके बीच इसको हम बोलते हैं आपका विंडोज साइज 64 बिट का है या 32 बिट का। ये यही डिसाइड करता है कि आप मतलब 32 बिट मतलब कि 32 कैरेक्टर एक बार में लिख सकते हैं।
फिर अगर आपका 64 है तो 64 कैरेक्टर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। मतलब आपके डिस्प्ले का जो विड्थ है, लंबाई है, सॉरी हाइट, वो उतना सॉरी विड्थ, हाँ चौड़ाई जितना है वो 64 होना चाहिए। ऐसे ही करके मतलब इमेज शेयरिंग है, बहुत तरह से क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, आप लोग जानते हैं। अब फेयरवाल जो है नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, आर्किटेक्चर है। मतलब ऐसे करके आपको मतलब क्लाउड के बारे में पढ़ना है, प्रोटोकॉल्स है, मतलब बहुत कुछ है। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, सब थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। स्टार्ट कीजिएगा एक से और लास्ट में वो एक दूसरे को कोरिलेट करके ही यहाँ तक पहुँचेगा। देन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बोल रहा है। सेकेंड आपका यूनिट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग में सी के बारे में बताना है कि सी क्या है। तो ऑल प्रोग्रामिंग मदर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सी बोला जाता है। एरे एंड पॉइंटर क्या है, तो ये एरे मतलब कि एक वैल्यू है जिसमें हम एक एक कंटेंट को लिखते हैं। जैसे ये राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, राम एक हुआ, तो 0 से ये स्टार्ट करता है। आप एरे के बारे में कहाँ से अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं W3 स्कूल से। W3 स्कूल सी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एरे के बारे में बताएगा। इंट्रोडक्शन टू सी के बारे में आप इंट्रोडक्शन लीजिए। सी इज हाई लेवल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा हाँ, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग डेवलप बाय द डेनियल रिच एट AT&T बेल लैब। बेल लैब में सबसे पहले ये बना था। और यूएस ने इतना 1969 एंड 1979 में सबसे पहले बनाया था। उस टाइम में जब हम लोग सी अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने उस टाइम ही बना के रख दिया था। अब यहाँ पे एरे क्या है, ये सारा सी के बारे में दिए हुआ है। लूप है, फाइल हैंडलिंग है, हाँ एरे क्या है, पॉइंटर क्या है, इसमें पॉइंटर भी है। द एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग विच कैन स्टोर ए फिक्स्ड साइज sequential collections of element of the same data type। मतलब कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि जैसे कि ये देखता है राम इट्स मैंगो, हम लिखे एरे में, तो ये राम अगर हम एक ब्रैकेट में राम इट्स मैंगो दे रहे हैं तो ये टोटल मतलब उसको समझ रहा है कि मतलब राम इट्स मैंगो। अगर हम ब्रैकेट में ऐसे अगर हम ए की वैल्यू अगर हम इसको बता रहे हैं कि भाई मेरे को राम कॉमा देंगे, इट्स फिर ब्रैकेट 1 मैंगो, सब स्पेस होता जाता है इसमें। मतलब ऐसे डबल कोटेड से लगा रहता है, बीच में गैप होता है। नहीं, अब ये प्रिंट करेगा क्या, ये प्रिंट करेगा। जब ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो राम जब प्रिंट करेगा, अगर हम बोलेंगे प्रिंट PRIN प्रिंट ए प्रिंट ए अगर कराओ मेरे को 0 वाला लेंथ, तो
तो पता है क्या प्रिंट करेगा, ये राम को प्रिंट करेगा, ये राम को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि एरे है, एरे मतलब कि ये इंडेक्सिंग कर दिया, स्ट्रिंग नहीं है, एरे है। राम इट्स मैंगो को मतलब ये इंडेक्स कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया और अपने उसकी वैल्यू को वो समझा, वो होता है एरे। देन वही पॉइंटर है कि इसकी वैल्यू को पॉइंट कैसे की जाए, यहाँ पे पॉइंटर है, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। A pointer is a variable in C and pointer value the address of a memory location। ये हमको क्या बताता है, जैसे कि ये एक वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम टाइप्स है इसका। जब इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा कि पॉइंटर अलाउ प्रोसेस ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग टू फंक्शन मैनी इफिशिएंट एंड देन ऐसे मतलब करके हम इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। एक प्रोग्राम है पाइथन का, सॉरी सी का। देन ऐसे करके हम बताएंगे आपको, आगे चलते हैं फिर इसके बारे में। ऐसे आज मैं इस सारे कोर्स के हेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, फिर एक एक करके नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे। ऐसे करके आपको सी के बारे में, वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। प्रोसीड्यूर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर में आता है कि लूप आता है, फिर इफ एल्स लूप आता है, मतलब आता है फॉर आता है, कंडीशन आता है, बहुत अब स्टैंडर्ड कंट्रोल होता है, एक जो फ्लो कैरेक्टर्स एंड लूप होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, एंड ऑन पर्ल के बारे में पढ़ना है, बायो पर्ल मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इन पर्ल, इसके बारे में पढ़ना है। सब मिल जाएगा आपको W3 स्कूल पे ही। देन उसके बाद आपको पढ़ना है डाटाबेस सिस्टम्स एंड बायोलॉजिकल डाटाबेस के बारे में। डिफाइन पर्पस ऑफ डाटाबेस सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स, डाटा मॉडल्स, रिलेशनल नेटवर्क, हायरार्किकल, मतलब ऐसे करके आपके डाटाबेस क्या है, क्यों यूज होता है। तो डाटाबेस में हम किसी भी डाटा मतलब कि अपने बातों को रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसमें फाइल होता है, रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद में वो एक फोल्डर बना के रखता है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। हायरार्किकल मतलब कितने, मतलब वो डाटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो डाटा आप मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डाटा हो सकता है, सीक्वेंस डाटा हो सकता है। बायोलॉजिकल डाटाबेस की बात बोले तो एक स्ट्रक्चर डाटाबेस हो सकता है, एक सीक्वेंस डाटाबेस हो सकता है। अब इसमें भी डाटाबेस अब और डिफाइन करें तो ये एक प्रोटीन डाटाबेस हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस हो सकता है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड डाटाबेस हो सकता है, क्यूरेटेड डाटाबेस हो सकता है। ऐसे डिफरेंस डाटाबेस है, जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटाबेस भी बोलते हैं, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी की भी होता है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड डिराइव बायोलॉजिकल डाटाबेस, सबमिटिंग सीक्वेंस टू द डाटाबेस एंड रिट्रीव के बारे में भी पढ़ना है कि हम डाटाबेस जब सबमिट करते हैं तो या हम उसको कैसे डाउनलोड करें या कैसे उसको सबमिट करें। ये सारी चीज़ें जो NCBI पे डाटा है, पबमेड पे है, PDB पे है, या क्या बोलते हैं यूनिपोर्ट पे है। मतलब डिफरेंस बायोलॉजिकल डाटाबेस जहाँ पे है उसको हम सबमिट और रिट्रीव मतलब डाउनलोड कैसे करें और उस पर अपना डाटाबेस कैसे डालें, वो सारी चीज़ को डाटा माइनिंग है। डाटा के बारे में समझना कि डाटा कितना बड़ा है, डाटा से हम क्या आउटपुट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। नॉलेज डिस्कवरी एंड बायोलॉजिकल डाटाबेस आता है। सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज में क्या आता है, अनसुपरवाइज में क्या आता है, मशीन को कैसे लर्न कराना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है। एक एल्गोरिथम है जिसका पैरामीटर्स होता है, जिस पैरामीटर्स में डिफरेंस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को फॉलो करके ये लोग अपने एल्गोरिथम को डेवलप किए, जिनका यूज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम
फिर मिलते हैं दोस्तों, और आप लोगों से मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिकुलर मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब लानी है। आप लोगों को सिर्फ 45% OBC, 40% SC ST एंड 50% जनरल को लाना है, और ज़्यादा नहीं। और ये इतना कटअप आप पार कर गए, आपके लिए ERS रखा है, मतलब आप नेट क्वालिफाई कर गए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए ये बहुत इजी है, और जितना है उतना सही है। ओके, थैंक यू।